सोचिए, क्या कोई ऐप आपकी मर्जी के बिना आपके फ़ोन में ज़बरदस्ती आ सकता है? क्या वो आपकी हर बातचीत, हर मैसेज, हर एक कॉल पर नज़र रख सकता है? और क्या हो अगर उस ऐप को आप अपने फ़ोन से हटा ही ना सकें? क्या ये हमारी आज़ादी पर हमला नहीं है? नहीं नहीं, ये कोई जासूसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि भारत की एक असल कहानी है। सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है, सही कहा ना? पर ये कोई कल्पना नहीं थी। कुछ समय पहले भारत में लाखों लोगों के लिए ये एक डरावनी हकीकत बनने ही वाली थी। ये कहानी है संचार साथी ऐप की, जो आया तो था मदद करने के वादे के साथ, लेकिन बहुत जल्द ही ये प्राइवेसी और कंट्रोल पर एक राष्ट्रव्यापी बहस का सेंटर पॉइंट बन गया। तो चलिए इस कहानी को एकदम शुरू से समझते हैं। आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? सब कुछ शुरू हुआ एक बहुत ही आम और बड़ी समस्या से, फोन की चोरी और बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड। तो इसी चुनौती से निपटने के लिए सरकार ने संचार साथी नाम का एक पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। देखिए, मकसद बिल्कुल साफ और नेक था, लोगों को डिजिटल दुनिया के खतरों से एक सुरक्षा कवच देना। ये एक ऐसा साथी था जो हमारे फोन को सुरक्षित रखने का वादा करता था। और सच कहूं तो इस ऐप में कई बड़े काम के फीचर्स थे, जैसे अगर किसी का फोन खो जाए तो वो उसके IMEI नंबर से उसे फौरन ब्लॉक कर सकता था, ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर पाए। कोई भी ये पता लगा सकता था कि उसके नाम पर कितने सिम चल रहे हैं। ये सब वाकई बहुत फायदेमंद था, या कम से कम ऐसा लग तो रहा था। और इस ऐप ने अपना काम बखूबी किया भी। 7 लाख से भी ज्यादा, जी हाँ, 7 लाख से ज्यादा चोरी हुए या खोए हुए फोन इसकी मदद से वापस मिले। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी और शायद इसी वजह से सरकार इस ऐप को हर नागरिक तक पहुंचाना चाहती थी। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आता है। कहते हैं ना, कभी-कभी सबसे अच्छे इरादे भी एक नई और ज्यादा गंभीर समस्या को जन्म दे देते हैं। संचार साथी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुरक्षा देने का ये वादा एक बहुत बड़ी कीमत मांगने लगा था। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि अब से भारत में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से ही इंस्टॉल होकर आएगा। मतलब कोई नया फोन खरीदे और ऐप उसे पहले से ही उसमें मिले, चाहे वो चाहे या ना चाहे। अब जाहिर है इस बात पर सवाल तो उठने ही थे। तो लोगों को भरोसा दिलाने के लिए दूरसंचार मंत्री सामने आए। उन्होंने साफ साफ कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये पूरी तरह से लोगों की मर्जी पर है। अगर किसी को ऐप नहीं चाहिए तो वो इसे बड़े आराम से डिलीट कर सकता है। लेकिन यहीं पर कहानी में असली पेंच था। मंत्री जी का बयान और मोबाइल कंपनियों को भेजा गया सरकारी आदेश एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। एक तरफ वो कह रहे थे कि ऐप हटाना आपकी मर्जी है, वहीं दूसरी तरफ आदेश में साफ लिखा था कि ऐप की सुविधाओं को न तो बंद किया जा सकता है और न ही रोका जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था जिसने सबको चौंका दिया। और मामला सिर्फ डिलीट ना होने तक ही नहीं रुका था। ये ऐप जो परमिशन मांग रहा था वो और भी ज्यादा चिंता की बात थी। ये हमारे SMS, हमारी पूरी कॉल की जानकारी, हमारी सारी फाइलें और यहाँ तक कि हमारे कैमरे तक पहुँचने की इजाज़त मांग रहा था। जरा सोचिए, एक फ़ोन चोरी रोकने वाले ऐप को किसी के कैमरे और निजी फाइलों की भला क्या ज़रूरत? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी ने एक नया घर खरीदा, लेकिन बिल्डर ने एक मास्टर चाबी अपने पास भी रख ली और घर में ऐसे कैमरे लगा दिए जिन्हें वो चाह कर भी कभी बंद नहीं कर सकता। घर उसका अपना, लेकिन कंट्रोल किसी और के हाथ में। लोगों को अपने फ़ोन के साथ ठीक ऐसा ही महसूस हो रहा था। सरकार के इस कदम ने जैसे एक चिंगारी को आग में बदल दिया। समाज के हर कोने से इसका जबरदस्त और एक साथ विरोध शुरू हो गया और इस आदेश के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा बन गया। प्राइवेसी की वकालत करने वाले ग्रुप से लेकर एप्पल जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों तक हर कोई इसके विरोध में खड़ा हो गया। राजनीतिक विपक्ष से लेकर साइबर एक्सपर्ट्स तक सबने एक ही आवाज में कहा कि ये लोगों के निजता पर सीधा हमला है। विपक्ष ने तो इसे और भी गंभीर बताया। डर ये जताया गया कि ये ऐप एक किल स्विच की तरह काम कर सकता है, जिससे सरकार जब चाहे किसी का भी फोन बंद कर सकती है, चाहे वो कोई पत्रकार हो, विपक्षी नेता हो या कोई भी आम नागरिक जो सरकार से सहमत ना हो। जब विरोध की ये लहर एक सुनामी बन गई तो सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और ये सब कुछ हुआ बहुत ही तेजी से। जरा देखिए ये सब कितनी तेजी से हुआ। 28 नवंबर को आदेश आया और सिर्फ 5 दिनों के जबरदस्त विरोध के बाद 3 दिसंबर को सरकार को इसे वापस लेना पड़ा।
ये दिखाता है कि लोगों की आवाज में कितनी ताकत होती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ आता है। सरकार ने आदेश वापस लेने का कारण बताया कि इस विवाद की वजह से ऐप इतना मशहूर हो गया कि एक ही दिन में इसके डाउनलोड 10 गुना बढ़ गए। तो उनके मुताबिक अब इसे अनिवार्य करने की जरूरत ही नहीं रही। लेकिन डिजिटल अधिकारों के लिए लड़ने वाले समूह इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। उनका कहना था कि जब तक सरकार लिखित में नया आदेश जारी नहीं करती और पुराने आदेश को रद्द नहीं करती, तब तक पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। चलिए, अब इस पूरी कहानी से निकली सबसे बड़े और जरूरी सवाल पर आते हैं। ये वो सवाल है जो हम सभी से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला एक बहुत पुरानी और जरूरी बहस पर आकर टिक जाता है। सुरक्षा की चाहत और निजी रहने का अधिकार। हम सब चोरों और धोखेबाजों से बचना चाहते हैं, लेकिन क्या इसके लिए हम अपनी निजी जानकारी पर सरकार को पूरा कंट्रोल देने के लिए तैयार हैं? इस कहानी से सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि जब आम लोग, कंपनियां और विपक्ष एक साथ मिलकर किसी गलत नीति का विरोध करते हैं, तो वो सरकार को भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। ये भारत में डिजिटल अधिकारों की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो अगली बार जब कोई नया ऐप डाउनलोड करें तो एक पल के लिए रुक कर सोचें, हम सुविधा के लिए अपनी कितनी गोपनीयता का सौदा करने को तैयार हैं। इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हमारी अपनी जागरूकता है। सीखते रहिए।